हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज होगा लॉपसाइडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो उससे पहले हम आज क्लोज टेस्ट देख लेते हैं। एक बार खुद से पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना। ठीक है। द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम वॉज एक्सपेक्टेड टू विन द IPL 2026 चैम्पियनशिप एंड दे हैव वन इट। कह रहा है कि RCB टीम से ये एक्सपेक्टेड था कि ये IPL 2026 का ट्रॉफी जीतेंगे और इन्होंने जीत भी ली। इज दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट? क्या ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली करेक्ट है? द क्वेरी अबव कम्स फ्रॉम अ स्टूडेंट रीडर बेस्ड इन दिल्ली। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन आया है ये एक स्टूडेंट है जो कि रीडर है दिल्ली बेस्ड, मतलब दिल्ली में रहने वाले हैं। इट इज़ अ क्वेश्चन वेल वर्थ डिस्कसिंग। कह रहा है कि एक ऐसा प्रश्न है जो चर्चा के लायक है। यस द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली डैश। कह रहा है कि हाँ ये जो सेंटेंस है क्या है ग्रामेटिकली। अब सोचो, आई डिडेंट आस्क द रीडर वॉट प्रॉम्प्टेड द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैंने क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछने वाले से ये नहीं पूछा कि आखिरकार उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा क्यों। बट आई डैश दैट द शिफ्ट फ्रॉम द सिंगुलर नाउन टीम टू द प्लूरल प्रोनाउन दे हैव कॉज सम कंफ्यूजन। कह रहा है कि उसको एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पहले RCB टीम थी तो ये सिंगुलर नाउन था, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ था। फिर बाद में जो प्रोनाउन यूज़ किया गया वो प्लूरल यूज़ कर लिया गया। तो कह रहा है कि शायद कन्फ्यूज़न यहीं पे आया होगा जिसने क्वेश्चन पूछा है ये। दिस रेजेज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डू कलेक्टिव नाउन सच एज टीम, कमेटी, फैमिली, गवर्नमेंट, ऑडियंस, क्लास, स्टाफ, क्राउड टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स? क्या जितनी भी कलेक्टिव नाउन है क्या ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स लेती हैं? द आंसर डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ इंग्लिश बीइंग यूज्ड। कह रहा है कि आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की इंग्लिश जो है वो यूज़ की जा रही है। इन अमेरिकन इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली ट्रीटेड एज सिंगुलर। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको ज़्यादातर हम सिंगुलर ही सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। एंड देयर फॉर टेक सिंगुलर वर्ब, इसी वजह से हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इन ब्रिटिश, कह रहा है कि ब्रिटिश इंग्लिश में हालांकि कलेक्टिव नाउन्स आर ऑफन ट्रीटेड एज प्लूरल, कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। व्हेन द फोकस इज ऑन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जब उस ग्रुप के अलग अलग मेंबर्स के ऊपर फोकस होता है तब हम उस कलेक्टिव नाउन को भी एज अ प्लूरल नाउन की तरह यूज करते हैं। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश। कह रहा है कि अमेरिकन इंग्लिश के कुछ जो एग्जाम्पल हैं ये देखो। इज द स्कूल बास्केटबॉल टीम कैपेबल ऑफ विनिंग द टाइटल? देख रहे हो किस तरीके से ये बास्केटबॉल टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, उसके लिए इज यूज किया गया है। आई थिंक द फाइनेंस कमेटी हैज रीच्ड अ डिसीजन अबाउट इन स्पॉन्सरिंग द इवेंट। कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो फाइनेंस कमेटी है वो अपना डिसीजन में पहुंच गई है इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए। यहाँ पे फाइनेंस कमेटी का लिए वर्ब कौन सी यूज हुई है? हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। दिस कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। कह रहा है कि ये दीज कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। कह रहा है कि ये जितनी कलेक्टिव नाउन्स है ये सिंगुलर वर्ब लेती हैं बिकॉज ईच नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप, क्योंकि इनमें से जितने भी नाउन होते हैं वो एक ग्रुप को रेफर कर रहे होते हैं, एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, और ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं। डैश इवन व्हेन द वर्ब इज सिंगुलर। कह रहा है कि जब वर्ब जो सिंगुलर होती है दे प्रोनाउन में समटाइम्स बी प्लूरल इफ द राइटर इज थिंकिंग अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो इनके साथ जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है वो कई बार प्लूरल हो सकता है अगर जो राइटर है वो ये सोचता है कि जो मतलब अलग अलग ग्रुप के अलग अलग मेंबर के हिसाब से सोच रहा है, तो वहां पे वो प्रोनाउन जो है वो प्लूरल भी यूज कर सकता है रादर देन ग्रुप एज अ होल। कंसीडर दीज एग्जाम्पल। कह रहा है इन एग्जाम्पल्स को देखो। द इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग वेल। भारतीय क्रिकेट टीम बहुत अच्छा खेल रही है। एंड दे आर कॉन्फिडेंट, और उसके जो प्लेयर्स हैं वो कॉन्फिडेंट है। अब यहाँ पे बात जब टीम की आई तो प्लेइंग वेल सही था, और जब प्लूरल की बात आई तो एक इंडिविजुअल की तरह से राइटर ये सोच रहा है, हर प्लेयर की बात कर रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो दे यूज किया। आर स्टाफ इज ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम। कह रहा है कि हमारा जो स्टाफ है वो जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। एंड दे कौन? जो उस ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स हैं, आर नोन फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो फिर से यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के लिए जब बात हो रही थी तो वर्ब क्या है सिंगुलर यूज की गई मगर प्रोनाउन फिर से प्लूरल यूज कर लिया गया। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट whether a collective noun takes a singular or plural verb depends on the variety of English। कह रहा है कि मुख्य बात यह है कि कौन सी हमें
कि हमें कलेक्टिव नाउन किस सिंगुलर की तरह यूज़ करना है या प्लूरल की तरह यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की हम इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑन वेदर द राइटर डैश द ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट और अ कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, और क्या जो राइटर है वो इनको सिंगल यूनिट की तरह ले रहा है या फिर सबको एक इंडिविजुअल को एक समूह की तरह ले रहा है। कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ग्रामेटिकली सिंगुलर, कह रहा है कि जो कलेक्टिव नाउन्स होती हैं वो ग्रामेटिकली सिंगुलर हो सकती हैं बट नोशनली मीनिंग वाइज प्लूरल, मगर इनका जो मतलब होगा वो प्लूरल भी निकल सकता है। ठीक है, अब यहां बताओ फिल करो, द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली डैश। देखो ये पहली बात तो खुद में एडवर्ब है, ठीक है, और एडवर्ब किसके लिए आता है हमेशा, या तो भाई वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए या खुद को मॉडिफाई करने के लिए। इज यहाँ पे एज अ लिंकिंग वर्ब है, पता होगा आपको लिंकिंग वर्ब, ठीक है, जब सब्जेक्ट मतलब उसके बाद आने वाला चाहे एडजेक्टिव हो या नाउन हो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं उसको। एक्यूरेटनेस, ग्रामेटिकली एक्यूरेटनेस, देखो यहाँ पे ये मतलब नहीं आ रहा है, एक्यूरेट है द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली एक्यूरेटनेस नहीं। और पहली बात तो ये है नाउन, ठीक है, और नाउन के लिए एडवर्ब यूज़ नहीं करते। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एडजेक्टिव है मगर मतलब नहीं आ रहा। करेक्ट हाँ हो सकता है। इनकॉन्ग्रुअस, जो चीज़ सुटेबल ना हो, नॉट मैचिंग, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। करेक्ट खुद में क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसी वजह से यहाँ पे एडवर्ब यूज हुआ है। ठीक, तो द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। हालांकि सब पता चल रहा था कि यहाँ पे करेक्ट ही होगा, फिर भी मैंने थोड़ा बता दिया कि मान लो कल को कोई टफ वर्ड हो तो उसके हिसाब से आप देख सको। I didn't ask the reader what prompted the question, but I dashed that the shift from the singular noun team to plural pronoun they may have caused some confusion। क्या होना चाहिए यहाँ पर कि जो शिफ्ट हुआ था सिंगुलर नाउन से लेके प्लूरल प्रोनाउन की तरफ, उससे कंफ्यूजन आया होगा। असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, बट आई असर्टेन नहीं, यहाँ पे वर्ब चाहिए मगर यहाँ पे असर्टेन नहीं होगा। कॉरोबोरेट, कॉरोबोरेट का मतलब होता है कन्फर्म करना सबूत के साथ, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। रेपुडिएट का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना, नहीं होगा। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, संदेह होना। आई सस्पेक्ट, ठीक है, आई के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सस्पेक्ट सही है, बट आई सस्पेक्ट दैट द शिफ्ट फ्रॉम द सिंगुलर नाउन टीम टू प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, these collective nouns take singular verb because each refers to a group acting as a single unit dash even when the verb is singular the pronoun may sometimes be plural। देखो यहाँ पे पहले उसने क्या बोला, कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं, ठीक है, और वो एक ग्रुप की तरह काम करेंगे एज अ सिंगल यूनिट की तरह। फिर वहाँ पे यहाँ पर उसने बात बोली क्या कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोनाउन है वो प्लूरल की तरह यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताओ कि दोनों सेंटेंस में कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्ट है, तो वाला हम वर्ड देखेंगे भाई। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर कभी का इसको जब कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहे होते हैं तो बिकॉज का मीनिंग आता है, तो ये मीनिंग नहीं आएगा। मोर ओवर का मतलब हम मोर ओवर का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई एडिशनल बात बतानी होती है ना, तो ये भी यूज़ नहीं आ रहा है। हाउ एवर हम हमेशा कंट्रास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंस फोर्स का मतलब होता है फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, तो ये मतलब नहीं आ रहा है, तो बेस्ट क्या है यहाँ पे होगा हाउ एवर। ठीक है, the important point to remember is that whether a collective noun takes a singular or plural word depends on the variety of English dash on whether the writer dash the group। क्या होना चाहिए यहाँ पे, having been used, being used, to be used, been using। देखो ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर लेना है प्लूरल लेना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस वैरायटी की इंग्लिश यूज़ की जा रही है। हैविंग बीन यूज का मतलब होता है कि जा चुकी है, तो की जा चुकी है मतलब नहीं होता है की जा रही है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और है, एक्शन जो है वो इंग्लिश के ऊपर आ रहा है तो पैसिव सेंस लाना है हमको, तो बीइंग यूज्ड ठीक होगा, बताता हूँ क्यों। टू बी यूज्ड फ्यूचर के लिए नहीं होगा, बीन यूजिंग ये जो एक्टिव वाइज दे रहा है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब बीइंग यूज यहाँ पे लिखा है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ वैरायटी ऑफ इंग्लिश विच इज बीइंग यूज्ड, है ना, विच इज बीइंग यूज। अब यहाँ पे विच इज नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये रिड्यूस रिलेटिव क्लॉज है पैसिव वॉइस का, इसलिए सिर्फ बीइंग यूज लगा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विच इज बीइंग यूज लिख दो या फिर बीइंग यूज लिख दो, दोनों बात एक ही है, तो द बीइंग यूज करेक्ट है यहाँ पे। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये तो हो गया ना, वैरायटी ऑफ इंग्लिश बीइंग यूज एंड ऑन वेदर द राइटर डैश द ग्रुप एज अ सिंगल यूनिट और अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, और जो राइटर है क्या वो ग्रुप को एज अ सिंगल यूनिट देख रहा है या फिर इंडिविजुअल कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल देख रहा है, क्या होना चाहिए।
भाई यहाँ पे हमको चाहिए राइटर किस तरीके से क्या काम कर रहा है, हमको चाहिए वर्ब। व्यूज, राइटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, चल जाएगा। कॉन्फ्लेट्स का मतलब होता है दो चीज़ों को मिलाना, कोई मतलब नहीं आ रहा है। ऑफस्केट का मतलब होता है उलझाना, कोई मतलब नहीं है। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है डिवाइड सेपरेटेड, कोई मतलब नहीं है। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर, व्यूज होगा। ठीक है, अब ये है पैराजम्बल, खुद ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, एक बार खुद से ट्राई करो फिर स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली से तो कभी बनता ही नहीं है, इसलिए देखो फर्स्ट से कोई है ही भी नहीं। ठीक है, इंस्टेड दीज मार्जिनलाइज्ड एडोलेसेंट्स एक्सप्रेस देयर, बजाय, अब टू क्या, देखो इंस्टेड आ रहा है ना यहाँ पे, इंस्टेड क्या है, दीज किसके लिए यूज हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है पता नहीं। एडोलेसेंट्स है, चलो जो नौजवान लोग हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, जो मार्जिनलाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, कमज़ोर हैं, मगर ये दीज किसके लिए अभी यूज़ किया गया, तो इसके साथ तो नहीं जाएंगे हम। फॉर्मल साइकियाट्रिक सिस्टम्स falsely assume that human suffering always present itself in clinically recognizable levels। कह रहा है कि पहले जो हमारा जो पहले का साइकेट्रिक सिस्टम है वो इस गलत तरीके से एक धारणा रखता है कि जब भी इंसान को कोई तकलीफ हो रही है तो वो दिख जाता है, मतलब क्लिनिकली जो है मेडिकल फील्ड में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको दिख जाएगा कि हाँ किस वजह से हो रहा है, आप किस वजह से परेशान हो। तो इससे तो स्टार्टिंग कर सकते हैं थर्ड से। दिस, अब देखो दिस या फिर से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया तो ये तो 4 भी नहीं होगा। ठीक है, तो या तो 3 4 होगा या तो 3 1 होगा। अब देखो फॉर्मल ये बता दिया 3 से स्टार्टिंग हो गई, ठीक, 3 से स्टार्टिंग हो गई। अब क्या करते हैं, 4 रखें या 2 रखते हैं। 1 को देखो, कॉन्सिक्वेंटली स्टैंडर्ड मेडिकल फ्रेमवर्क फेल टू रिकॉर्ड दिस हिडन। अब देखो दिस हिडन सफरिंग, कौन सी सफरिंग, कौन सी ऐसी छुपी हुई समस्या थी जो वो रिकॉर्ड करने में असफल रही, जो स्टैंडर्ड मेडिकल फ्रेमवर्क है, ढांचा है। तो ये दिस अभी आ नहीं रहा है, और थर्ड में इसकी कोई बात हुई नहीं है ऐसी सफरिंग की, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फोर्थ में इस सफरिंग की बात की गई होगी, मतलब जो परेशानी हो रही है उसकी बात की गई होगी। दिस रिजिड क्लिनिकल एजम्पशन, कह रहा है कि ये जो रिजिड क्लिनिकल एजम्पशन है, मतलब ये जो कुछ भी एज्यूम कर ले रहे हैं, जो चीज़ बांध ले रहे हैं उससे मतलब अपने आप को हटा ही नहीं रहे हैं। डायरेक्टली मिस इंटरसेप्ट, एक तरीके से गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है द डिस्टिंक्ट कल्चरल कम्युनिकेशन मैथड्स ऑफ आदिवासी यूथ, कि जो आदिवासी यूथ हैं उनके जो कम्युनिकेशन मेथड है उसको गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट करता है। मतलब वो शायद अपनी समस्याओं के बारे में ऐसा ना भी बताते हों, फिर भी आजकल की जो मेडिकल साइंस उसको लगता है अगर वो कुछ नहीं बता रहे हैं या डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं तो उनको कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ कह रहा है ये जो छुपी हुई दुख है, सफरिंग है ना, विद इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे जो आदिवासी यूथ को दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा हमारा, 3 4 2 1। अब इसको खुद से ट्राई करो। सच डीप कोर ट्रैकिंग, कौन सी ट्रैकिंग, इवेंचुअली मैप्ड, मतलब सच यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किस ट्रैकिंग की बात हो रही है पता नहीं। जियोलॉजिकल टीम्स इनिशियली इंटरसेप्टेड अ प्रॉमिसिंग गोल्ड और शूट ड्यूरिंग डीप एक्सप्लोरेशन, कह रहा है कि जियोलॉजिकल टीम को एक तरीके से गोल्ड और मिला है, भंडार मिला है जब वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे काफ़ी गहराई में जाकर। ठीक है, तो ये स्टार्ट तो हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, थर्ड तो होगा नहीं, तो अच्छा इस बार 2 से ही स्टार्टिंग है, 2 से स्टार्टिंग है, 2 से तो 1 से तो नहीं है, ये तो हटा देते हैं, 2 फिक्स हो गया हमारा। कह रहा है कि परिणाम स्वरूप कमर्शियल लॉन्गिविटी प्रोस्पेक्ट्स फॉर द एंटायर डिप्लीटिंग एसेट सडनली एस्केलेटेड, कह रहा है कि जो एक तरीके से कमर्शियल वैल्यू घटती जा रही थी पूरे उस जहाँ पर भी खुदाई चल रही थी, एक्सप्लोरेशन हो रहा था, जिसकी जो वैल्यू थी लगातार डिप्लीट हो रही थी, अचानक से वो एस्केलेट कर गई है, बढ़ गई है। दिस रीजनल ब्रेक थ्रू प्रॉम्प्टेड अ सिस्टर कॉर्पोरेशन टू इन्वेस्टिगेट एन आइडेंटिकल एडजेसेंट सेक्टर, कह रहा है कि जो ये एक तरीके से कामयाबी मिली है वहाँ उस जगह पर, उसकी वजह से जो एक सहायक कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, सिस्टर कंपनी है, वो भी अब उसी के आसपास ही जगह में एक नया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही है कि कहीं और ज़्यादा सोना ना हो। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए 2 के बाद, अगर हम 2 के बाद 1 जाते हैं तो सच डीप कोर ट्रैकिंग इवेंचुअली मैप्ड अ कॉन्टिन्यूअस मिनरलाइजेशन लाइनिंग स्पैनिंग 1 किलोमीटर, कह रहा है कि ये जो एक्सप्लोरेशन हुआ है ना, ये जो डीप कोर ट्रैकिंग यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ही है, इसने एक तरीके से जो लगातार वहाँ पे मिनरल है ना उसका पूरा मैप बना दिया है, इवेंचुअली मैप्ड अ कॉन्टिन्यूअस मिनरलाइजेशन, जो कि 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मतलब जो
जो भी उनको वहाँ पे मटेरियल मिला है गोल्ड का वो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो 2 के बाद 1 जा सकते हैं, इसको हटा देते हैं। अब 2 1 4 3 या 3 4, 3 को देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप कमर्शियल लॉन्गेविटी, अच्छा फिर उसकी जो वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है उस जगह की, जो कि लगातार गिर रही थी, अचानक से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि उनको 1 किलोमीटर तक फैला हुआ एक ऐसा ओर मिल गया जिसमें सोना है। ठीक है, अब इसी वजह से ये जो सफलता मिली है, तो जो साथ की सिस्टर कॉर्पोरेशन है उसने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है एडजेसेंट जो सेक्टर है या फिर एरिया है वहां पर। तो 2 1 3 4 हमारा आंसर होना चाहिए। तो सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। ये है आज का पैरा सिंबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एज पार्ट ऑफ एन ओवर आर्किंग अटेम्प्ट, ओवर आर्किंग का मतलब होता है व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, कि एक लगातार जो प्रयास चल रहा है उसके अंतर्गत टू स्टोर कॉन्फिडेंस, और वो प्रयास किस चीज़ का है कि कॉन्फिडेंस को दोबारा लाया जाए इन इंडियाज फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, जो भारत की एक तरीके से मेडिकल सप्लाई चेन है उसके ऊपर जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको दोबारा लाया जाए, इसका ये जो प्रयास चल रहा है। और ये कॉन्फिडेंस खोया क्यों था? आफ्टर अ सीरीज ऑफ डेथ्स डैमेज द कंट्रीज रेपुटेशन, क्योंकि बहुत सी डेथें हुई थी जिसने भारत की रेपुटेशन को डैमेज किया था एज अ ड्रग एक्सपोर्टर। और हमारी रेपुटेशन ख़राब क्यों हुई? कि क्योंकि हमारी जो ड्रग थी उसमें कमी थी, एज अ ड्रग एक्सपोर्टर हमारी जो इमेज थी वो डाउन हो गई थी। द गवर्नमेंट हैज़ रिक्वायर्ड अ डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन फॉर इंडिविजुअल टू परचेज सिरप बेस्ड मेडिसिन, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया है कि अगर आपको सिरप बेस्ड मेडिसिन परचेज करना है तो आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, उसकी एक तरीके से आपको कागज़ में लिखवाना होगा, तभी आपको जो सिरप है वो मार्केट में मिलेगी। हाउएवर, हालांकि वाइल इट सीम्स लाइक अ क्रेडिबल मेथड, कह रहा है कि अगर हम इस स्टेप को जो गवर्नमेंट ने लिया है इसको देखें तो ये ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा कदम है, काफ़ी ज़्यादा विश्वास बढ़ाने योग वाला कदम है। इट इज़ ऑल्सो डिफेंसिव रादर देन रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट का मतलब होता है कि सुधार करने वाला। कह रहा है कि ये जो स्टेप सरकार ने उठाया है ये काफ़ी डिफेंसिव है, मतलब उन्होंने अपने बचाव के लिए एक तरीके से ये कदम उठा लिया है, बदलाव लाने के लिए ऐसा कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिमूव द टर्म सिरप फ्रॉम शेड्यूल के ऑफ द ड्रग्स रूल्स 1945। कह रहा है कि ड्रग्स रूल जो कि 1945 का था उसके शेड्यूल के से यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिरप का जो टर्म उसके अंतर्गत लिखा हुआ था उसको हटा दिया है। A change it had signaled when it issued the draft notification in दिसंबर 2025। कह रहा है कि ये एक ऐसा बदलाव है जिसके संकेत इन्होंने पहले ही दे दिए थे जब दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। Thus requiring cough syrups टू बी सोल्ड ओनली विद अ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इसी वजह से अब अगर कफ सिरप्स को बेचा जाना है लोगों को तो वो जिनके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी उनको ये कफ सिरप्स मिलेंगे। थ्रू लाइसेंस्ड फार्मेसीज, और ये किस दुकानों से खरीद सकते हो? किर फार्मेसी, जिनके पास लाइसेंस होगा बेचने का तभी उनके यहाँ से खरीद सकते हो। दीज प्रोडक्ट्स वर सिग्नल्ड आउट, कह रहा है कि जितने भी ये प्रोडक्ट जो थे इनको अलग से एक तरीके से हटा के चुना गया, सेलेक्ट किया गया। आफ्टर तब एथिलीन ग्लाइकोल एंड डाई एथिलीन ग्लाइकोल कंटेमिनेशन इन इंडिया मेड कफ सिरप्स, तब जब एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल का मिलावट देखने को मिली भारत में बनी हुई कफ सिरप्स में, जिसने 300 चिल्ड्रन अक्रॉस सेवरल कंट्रीज सिंस 2022 से बहुत से देशों में टोटल मिला के 300 चिल्ड्रन की जान ले ली है। मतलब भारत में बनी हुई कफ सिरप जिसमें एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल का मिलावट थी, कंटेमिनेशन था, उसकी वजह से दुनिया भर में 2022 से 300 बच्चों की जान जा चुकी है। द WHO's वार्निंग, कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो चेतावनी दी थी 2022 को एंड 2023 को, ऑल्सो अंडरमाइंड एजम्पशंस दैट इंडियाज एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल, जो भारत के लिए धारणा थी दुनिया भर में उसको कमज़ोर किया है कि भारत का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल था अच्छा था, इफेक्टिव था। मतलब ये बात अब लोगों के मन में एक तरीके से डाउट आ गया है।
और भारत की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है, मतलब उसका किसी का जोर नहीं है उसके ऊपर। इस बात पर भी जो लोगों का एजम्पशन था, जो एक तरीके से लोगों का विश्वास था, उसमें कमजोरी आई है। बट बियॉन्ड कंटेमिनेशन, कह रहा है कि मिलावट के अलावा भी डॉक्टर्स हैव लॉन्ग रेज्ड कंसर्न, डॉक्टर्स जो भारत के रहे हैं उन्होंने काफ़ी समय से चिंता जाहिर की है अबाउट हाउ काफ सिरप्स आर फॉर्मुलेटेड, कि किस तरीके से ये जो खांसी के सिरप हैं इनको बनाया जाता है एंड यूज, और किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। मतलब डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा था कि ये जो कफ सिरप्स बनाए जा रहे हैं ये सही तरीके से नहीं बनाए जा रहे हैं, ना ही सही तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं। मैनी ओवर द काउंटर कफ सिरप्स आर कॉकटेल्स, कॉकटेल्स का होता है मिक्सचर, कॉकटेल्स का मतलब ऑफ ब्रोंको डायलेटर्स, एंटी हिस्टामाइंस एंड डीकंजेस्टेंट्स विच कैन कॉज ट्रेमर्स। कह रहा है कि बहुत से जो ओवर द काउंटर आप किसी भी दुकान में जाकर कफ सिरप ले लेते हो वो मिक्सचर होते हैं, अलग अलग केमिकल हैं, जैसे ब्रोंको डायलेटर्स हो गए, एंटी हिस्टामाइंस हो गई, या फिर डीकंजेस्टेंट्स हो गए, इनका मिक्सचर होता है विच कैन कॉज ट्रेमर्स। ट्रेमर्स का मतलब होता है कि आपके अंदर कपकपी आ सकती है। एंड हार्ट पैल्पिटेशंस, हार्ट पैल्पिटेशन का मतलब होता है दिल बहुत तेजी से धड़कने लग सकता है। एक्सट्रीम सेडेशन, एक्सट्रीम सेडेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। एंड पैराडॉक्सिकल एगिटेशन इन इन्फेंट्स, और बच्चों में एक तरीके से बेचैनी और ज़्यादा बढ़ सकती है। दवाई दी जाती है बेचैनी कम करने के लिए, मगर अगर कई ऐसे सिरप हैं जिनको लेके बेचैनी उनके अंदर बढ़ सकती है। एंड ब्लड प्रेशर इफेक्ट, और ब्लड प्रेशर के ऊपर भी प्रभाव आ सकता है। तो इस तरीके की जो चिंताएं थी ये डॉक्टर्स ने पहले भी जाहिर करी थी, और किस तरीके से हो रहा है ये सब भी उनको थोड़ा सा चिंता थी। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी जो डॉक्टर्स या फिर ऐसी चिकित्साएं जो बच्चों का देखभाल करती है ना, बच्चों की बीमारियों को देखती है। तो कह रहा है कि जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उन्होंने कहा है दैट कफ सप्रेसेंट्स, कि जो खांसी को दबाने वाली दवाइयां हैं आर क्वाइट इनएफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स, जो बच्चे 6 साल से कम हैं उनके ऊपर ये उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है, इनफेक्टिव है। एंड मे इवन बी डेंजरस, और ये खतरनाक हो सकती हैं एज दे कैन मार्क्स अंडरलाइन कंडीशन, क्योंकि ये छिपी हुई बीमारियों को छुपा सकती हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया और अस्थमा हो गया। मान लो एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के साथ साथ निमोनिया हो जाता है या अस्थमा की दिक्कत आ जाती है, और आप उसको क्या कहते हैं बार बार कफ सिरप दे रहे हो, तो उसकी खांसी तो रुक जाएगी, मगर निमोनिया एक ऐसी चीज़ है जो एक हफ्ते में अगर बिगड़ता है ना तो फिर तुरंत डेथ भी हो जाती है, या अस्थमा की समस्या है, तो ये चीज़ें छुप जाएंगी और इससे और बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। येट इंडियाज एंट्रेंस्ड, एंट्रेंस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ही ज़्यादा व्याप्त हो गया हो, बहुत ज़्यादा गहराई से मिल गया हो। कह रहा है कि भारत में एक तरीके से ये जो ओटीसी कल्चर है, कि जो काउंटर में जाके दवाई लेने का जो कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से मिला हुआ है। मेक्स फार्मासिस्ट डी फैक्टो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स, डी फैक्टो मतलब एक्चुअल रूप से वो अपने आप ही फार्मासिस्ट को प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स बना देते हैं इन मैनी रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। मान लो कि किसी गांव में किसी ने फार्मासिस्ट ने अपनी फार्मेसी खोल दी, लोग डॉक्टर के पास न जाकर उससे अपना इलाज कराने लगते हैं। इसी वजह से कह रहा है कि जो फार्मासिस्ट है वो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर बन जाता है बहुत से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। Most importantly, however, the contamination was the result of failures in manufacturing quality control। कह रहा है कि हालांकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मिलावट है ये परिणाम है कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग का, कि हम मैन्युफैक्चरिंग में सही से क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके मतलब फेलियर्स का परिणाम है। टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल्स को सही से टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट रादर देन कंज्यूमर एसेस, और हम चीज़ों के ऊपर निगरानी नहीं रख पा रहे हैं, सुपरविजन नहीं कर पा रहे हैं, बजाय इसके कि कंज्यूमर को ये दवाइयाँ आसानी से मिल रही हैं। कह रहा है कि जो फेलियर देखने को मिला है वो इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कंट्रोल सही से नहीं मैनेज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग सही से नहीं हो रही है, हम सुपरवाइज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, हर चीज़ों की निगरानी से नहीं रख रहे हैं,
बजाय इसके बस ये बोल देना है कि कंज्यूमर के पास एक्सेस है सिरप का, इस वजह से समस्याएं हो रही हैं। सिर्फ कंज्यूमर उन दवाइयों को पा सकता है, सिर्फ यही एक बड़ी समस्या नहीं है। इवन नाउ रिक्वायरिंग अ प्रिस्क्रिप्शन में रिड्यूस इन अप्रोप्रिएट यूज। कह रहा है कि अभी के लिए अगर अब हमको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है तो जो गलत तरीके का यूज़ हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। एंड पुश पेशेंट्स अवे फ्रॉम सेल्फ मेडिकेशन, और जो पेशेंट हैं एक तरीके से उनको दूर कर दिया जाएगा कि वो अपनी दवाइयाँ खुद ले लें। बट इट कुड नेवर प्रिवेंट कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट। लेकिन इस तरीके का जो स्टेप सरकार ने उठाया है ये कभी भी नहीं रुकेगा जो मिलावटी प्रोडक्ट हैं फ्रॉम रीचिंग द मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस। वो मतलब मिलावटी जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में आते रहेंगे। इन स्टेप से ऐसा नहीं हो सकता कि जो कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट हैं वो रुक जाएं। द फंडामेंटल इशू, कह रहा है कि जो मुख्य कारण है, जो मुख्य समस्या है, इज दैट कि वो ये है दैट द गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू टॉलरेट द फार्मास्यूटिकल लॉबीज आर्गूमेंट, कि सरकार लगातार झेल रही है जो फार्मास्यूटिकल की लॉबी के जो काम करने वाले हैं उनके तर्क को। उनका कहना यह है दैट हाई एंडिंग टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, कि अगर हम अपने यहाँ हाई एंडिंग टेस्टिंग जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है दवाइयों के ऊपर और फाइनली बेटर ड्रग्स बन सकते हैं, वो उनको बैंकरप्ट कर देगी उनको स्मॉलर मैन्युफैक्चरर्स का। मतलब उनका तर्क ये है कि अगर हम हाई टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी कि जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दिवालिया हो जाएंगे। सेकेंड, दूसरी चीज़ ये है, वाइल द इंडियन Pharmacopoeia and the Pharmacopoeia Internationalize updated their analytical methods to detect EG and DEG following the death। कह रहा है कि डेथ होने के बाद जो भारतीय फार्माकोपिया का मतलब एक किताब है जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं कि किस तरीके के मानक को फॉलो करना है दवाइयों को बनाते समय, और ऐसी ही किताब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी है। तो एक इंडियन फार्माकोपिया और फार्माकोपिया इंटरनेशनल की जो है उसमें एक अपडेट आ गया है एनालिटिकल मेथड का, कि किस तरीके से आप ये जो ग्लाइकॉल था ना, हम लोग ने एथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ा था और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल पढ़ा था, इसको किस तरीके से आसानी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मगर ये अपडेट तब आया जब उन 300 बच्चों की डेथ हो गई। फेलियर्स इन बैच टेस्टिंग एंड इन्फोर्समेंट परसेज, कह रहा है कि इसके बावजूद भी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपडेट कर दिया है, बैच टेस्टिंग में फेलियर्स अभी भी बना हुआ है, और ये जो कानून वो मतलब जो अपडेशन लाया है अभी भी उसको इन्फोर्स करना बचा हुआ है। एज अ रिजल्ट, कह रहा है कि इसका परिणाम ये है, वाइल इंडिया हैज़ अराउंड 3 डजन स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स, कि भारत के पास लगभग 36 स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं। दे आर क्रॉनिकली अंडर स्टाफ्ड। क्रॉनिकली अंडर स्टाफ का मतलब ये है कि लगातार उनके पास स्टाफ की कमी है, लोगों की कमी है। सो विदाउट अ लार्ज इंक्रीज इन द इंस्पेक्टोरेट का मतलब होता है इंस्पेक्शन बॉडी, कि अगर उनके पास एक इंस्पेक्शन बॉडी नहीं होगी जो निरीक्षण करे या फिर लगातार चीज़ों को देखे, द नोटिफिकेशन इज लाइकली टू बी इग्नोर्ड सैंस कॉन्सिक्वेंस इन रूरल एरियाज। कह रहा है कि इसी वजह से, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा, तो इस नोटिफिकेशन को ये इग्नोर कर देंगे। सैंस का मतलब होता है विदाउट, बिना किसी परिणाम के रूरल एरियाज है, मतलब ये हो सकता है सिर्फ बेचते रहें और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी रूरल एरियाज में खासकर। इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, कह रहा है कि ऐसी इकोनॉमी में जहाँ पे हर एक देश जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सब पार इन्फोर्समेंट फॉर मेडिसिन, ऐसे एक तरीके से ऐसे नियमों को लागू करना जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड के नहीं है, उतने कठोर नहीं है या बिलो स्टैंडर्ड हैं, इन इवन वन कंट्री, एक भी कंट्री में इज़ डेंजरस, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब मान लो नेपाल बनाता है मेडिसिन, ठीक है, अब वहाँ पर अगर चूक हो जाए और वो दवाइयाँ मान लो भारत आती हैं तो इसका प्रभाव भारत के ऊपर देखने को पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में अगर कहीं भी गलती होती है तो उसका जो परिणाम है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। दैट इज़ इनफाइनाइटली मोर, और कह रहा है कि ऐसे देश में तो बहुत होगा, सो इन अ कंट्री
एस्पायरिंग, जो कि एक तरीके से सपने देखता है वर्ल्ड्स फार्मेसी बनने का, दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से फार्मेसी का हब बनने का जो सोच रहा है देश, अगर वहां पे ऐसी गलती होती है तो ये बहुत बड़ी चूक है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? डिलीटिंग सिरप फ्रॉम शेड्यूल के मीन्स दीज आइटम नॉट नाउ रिक्वायर अ वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एट लाइसेंस आउटलेट। ठीक है, सिरप को शेड्यूल के का हटाने का मतलब ये है कि अब हमें अगर दुकानों से ये दवा चाहिए तो उसके लिए हमें एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, तो एकदम सही है। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स प्रूव्ड, उन्होंने ये प्रूव कर दिया है दैट ओरल काफ सप्रेसेंट्स आर यूजलेस फॉर पेशेंट ऑफ ऑल एजेस। नहीं, सबके लिए यूजलेस नहीं है, अंडर 6 एज जो है उनके लिए। तो ये गलत हो गया, तो ऑल भी गलत हो गया। जब ऑल गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट जो है हमारा आंसर होगा। द प्राइमरी कॉज ऑफ द लीथल कंटेमिनेशन केसेस वॉज द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंज्यूमर हैड टू रिटेल ड्रग्स। कह रहा है कि जो कंटेमिनेशन के सबसे प्राइमरी कॉज ये था क्योंकि कंज्यूमर्स को बिना मतलब किसी कंट्रोल के ये दवाइयाँ प्राप्त हो रही थी। ऐसा नहीं है, जो बहुत सी कमियां थी उसकी वजह से वहाँ पे कंटेमिनेशन हो रहा था। तो फर्स्ट हमारा आंसर होगा। कौन सा ट्रू नहीं है? रीजनल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स आर करेंटली फुल्ली स्टाफ्ड टू इन्फोर्स द न्यू मैंडेट्स अक्रॉस रूरल जोन। कह रहा है कि जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनके पास काफ़ी पर्याप्त लोग हैं, पूरा स्टाफ है, और ये जितनी भी चेंजेस आए हैं वो आसानी से उसको इन्फोर्स कर सकते हैं। गलत है ये। पीरियाडिक वार्निंग्स बाय द WHO confirmed that India's export quantity controls were perfect। कह रहा है कि जो लगातार पीरियाडिक वार्निंग दी गई हैं, चेतावनियां दी गई हैं WHO की तरफ से, उसने ये कंफर्म कर दिया है कि भारत की जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल्स हैं वो परफेक्ट थी। ये भी गलत है। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर नॉट ट्रू। तो थर्ड हमारा आंसर है। Why does the author characterize the government mandate of requiring a prescription for syrup-based medicine as a defensive rather than reformist? कह रहा है कि सरकार ने जो कदम उठाया था सिरप तभी मिलेगी जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगा, ये डिफेंसिव उसने क्यों बोला था कि डिफेंसिव अप्रोच है बजाय कि रिफॉर्मिस्ट की? बिकॉज द पॉलिसी एक्ट एज अ रेपुटेशनल डैमेज कंट्रोल मेजर इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग डीप इंडस्ट्रियल फॉलो। ये तो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई है वो ऐसा लग रहा है उसको सिर्फ अपने जो उसकी इमेज खराब हो गई है उसको ठीक से करने के लिए है, बजाय इसके कि जो बहुत ही ज़्यादा गहरी वाली कमियां हैं उनको करेक्ट करने के। बिकॉज फोर्सिंग अ प्रिस्क्रिप्शन विल प्रिवेंट कंटेमिनेटेड बैचेस फ्रॉम एंटरिंग द रिटेल मार्केट। कह रहा है कि क्योंकि अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को फोर्स कर देंगे तो इससे जो मिलावटी दवाएं आ रही हैं उनको हम रोक सकेंगे रिटेल मार्केट में इंटर लेने से आने से। गलत है एकदम। बिकॉज द स्टेट कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड स्मॉल फैक्ट्रीज फ्रॉम सेफ्टी गाइडलाइंस ड्यू टू हैवी इंडस्ट्री लॉबिंग। कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंडस्ट्री लॉबिंग है ये जितने भी स्मॉल फैक्ट्रीज हैं उनके लिए, इसी वजह से सरकार ने इनको एक तरीके से छोड़ दिया। ये भी गलत है। कहने का मतलब ये कि ये अप्रोच डिफेंसिव क्यों थी ऑथर का कहना क्यों था कि ये डिफेंसिव क्यों है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो बस रेपुटेशन को डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही लाई गई थी, बजाय इसके कि खामियों को दूर किया जाए। तो फर्स्ट हमारा आंसर है। What can be inferred about the role of pharmacist in India's rural and semi-urban landscape based on the passage? भाई ये फार्मासिस्ट का क्या रोल है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में? ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है एक तरीके से। दे आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। कह रहा है कि इनको ऑफिशियली रूप से हेल्थ मिनिस्ट्री ने टू सर्व एक तरीके से पद दे दिया है कि ये प्राइमरी क्लिनिकल प्रैक्टिशनर की तरह अंडर शेड्यूल के काम करें, ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ है। ड्यू टू वाइड स्प्रेड सेल्फ मेडिकेशन हैबिट। कह रहा है क्योंकि भारत में अपने आप ही दवा लेने की जो एक कल्चर फैला हुआ है, दे एक्ट एज अ प्रैक्टिकल एंड फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेडिकल केयर फॉर लोकल। तो वो लोकल्स के तरीके से पहला ही पॉइंट होता है मेडिकल केयर का। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो दुकानों में चले जाते हैं और दवाई ले लेते हैं, है ना। तो सेकंड सही लग रहा है। They are expected to boycott the new rules because high-end laboratory testing cost will bankrupt them। कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये नए रूल्स को बाइकआउट कर देंगे क्योंकि जो हाई एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग की कॉस्ट आ रही है वो उनको दिवालिया कर देगी। ऐसा कहीं नहीं बताया गया, तो हमारे लिए सेकंड ही आंसर है। ठीक है, इस सेंटेंस में ये इट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हु, विच, दैट रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट करने के लिए यूज होते हैं।
पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे पर्सनल प्रोनाउन होगा। डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज, दैट, दीज, दोज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। तो सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।